बैक टू डिकोड बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक अनदर टॉपिक के साथ हमारे कॉन्टिन्यूड चैप्टर के, जो कि कौन सा है, बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन। आज हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, ठीक है, और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और रहते हैं और आज हम वो कवर कर लेंगे और ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल जो हमने पढ़ा वो एक मेजर पोर्शन फॉर्म करता है इस चैप्टर का, ठीक है। तो अगर कल वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसमें से जो है आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। जितने भी अभी तक मैंने इस चैप्टर की 2 वीडियोस अभी तक बना दी है ना, तो आप उनमें जो मतलब मैंने लिखा है ये सभी मेरे नोट्स हैं, ठीक है। तो आप इनको एज ए नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हो रिवीजन के टाइम पे, ठीक है। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। जैसे नीट वाले बच्चे हैं तो वो 37 या 36 ईयर्स के जो है PYQs लगा सकते हैं और उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर वो ये वीडियो देख के जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। तो अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है यही आंसर करेंगे कि ब्लड प्रेशर जो है वो प्रेशर होता है जो कि ब्लड अप्लाई करता है किसमें, जो वो ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, उसमें। ये स्टेटमेंट जो है सही है, लेकिन इसमें जो है हमें थोड़ा स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मतलब ब्लड वेसल कौन सी होगी, ठीक है। तो देखो ब्लड प्रेशर होता क्या, अगर हम डेफिनेशन देखें तो ब्लड प्रेशर इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द इनर साइड ऑफ द वॉल ऑफ आर्टरी। मतलब जो आर्टरी में जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, जो आर्टरीज होती है जैसे पल्मोनरी आर्टरी होगी, ठीक है, और डिफरेंट पार्ट्स में जैसे डायफ्राम में फ्रेनिक आर्टरी होगी, सबक्लेवियन आर्टरी होती है, ठीक है। तो उनमें जो ब्रैकियल आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी जो होती है, वो सब हमारे रिस्ट और फोरआर्म, लेफ्ट फोरआर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जो ब्लड जो है इन आर्टरीज में फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इन आर्टरीज की इनर वॉल पे जो है वो जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड फ्लोइंग ऑन द इनर साइड ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरीज, और इट इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन द इनर साइड ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरी, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर जो है वो अपने 2 टाइप्स के होते हैं। कौन सा, एक तो होता है SBP, एक होता है DBP। SBP मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और DBP मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब मैं आपको समझाती हूँ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर होता है जब सिस्टोल हो रहा होता है। सिस्टोल मतलब कि जब वेंट्रिकल जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ब्लड जो है वो किस में जाता है, आर्टरी में जाता है ना। जैसे राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो सिस्टोल के टाइम पे जो ब्लड प्रेशर अप्लाई होता है आर्टरी में उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब ब्लड जो है वो भर रहा होता है। जैसे कि वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के अंदर जो है वो ब्लड जो है फिल हो रहा है, मतलब ब्लड आ रहा है, तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, तो उस टाइम पे जो प्रेशर अप्लाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी वैल्यूज कितनी होती है, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है। तो देखो अब हम पढ़ते हैं इनकी वैल्यूज के बारे में, SBP और DBP की मतलब क्या वैल्यूज होती है। तो SBP यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है अपनी 120 mm of Hg। DBP यानी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू रहती है अपनी 80 mm of Hg, ठीक है। और अब अगर हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर को कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा, SBP बाई DBP, मतलब जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उनको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे SBP बाई DBP आएगा तो क्या आएगा, 120/80 mm of Hg, ठीक है। अब आपको ना इसको कट नहीं करना, ठीक है। आप 120 में से 80 माइनस करो तो आंसर क्या आएगा, 40 mm of Hg आएगा। तो जो 40 mm of Hg आएगा ना, यही क्या रहता है, हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है, ठीक है। और अगर वैल्यू जो है 40 से ऊपर जाती है, ठीक है, 40 से अगर वैल्यू ऊपर जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की वैल्यू जो है वो कितनी रहती है। तो देखो जो 140/90 mm of Hg होता है वो अपने क्या रिप्रेजेंट करता है, हाई ब्लड प्रेशर रिप्रेजेंट करता है। अगर आप 140 और 90 का डिफरेंस लोगे तो आंसर जो है 50 आएगा, तो 40 से ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, अपना हाई ब्लड प्रेशर होगा। वेयर नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो कितना रहता है, 120/80 mm of Hg रहता है, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, मतलब डिफरेंस अगर हम बोले तो 40 होता है, ठीक है। और अगर हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो अपना कितना रहता है, 140/90 mm of Hg, मतलब 140 जो हो गया वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया और 90 हो गया अपना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ब्लड प्रेशर को किसने डिस्कवर किया था, ब्लड प्रेशर हम कहाँ से मेजर करते हैं, कौन सा डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं।
देखो अब इधर लिखा हुआ है कि हम जो है ब्लड प्रेशर कैसे मतलब कहाँ से मेजर करते हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। तो ब्लड प्रेशर ना हमारा जो लेफ्ट आर्म होता है, ये इधर इधर से जो है हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। इधर ब्रैकियल आर्टरी प्रेजेंट होती है जिससे जो है ब्लड प्रेशर मेजर होता है। अब ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर उसका नाम होता है, ठीक है। तो इट इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर की डिस्कवरी किसने की थी? तो ब्लड प्रेशर को जो है सबसे पहले डिस्कवर किया था डॉक्टर स्टीफन हेल्स ने। और वो भी कहाँ से? उन्होंने फोर लिम्स जो होते हैं ना हॉर्स के जो फोर लिम्स होते हैं वहाँ से जो है उन्होंने ब्लड प्रेशर को डिस्कवर किया था। मतलब उन्होंने हॉर्स के फोर लिम्स से जो है ब्लड प्रेशर को मेजर किया था। फोर लिम्स मतलब जो उसके आगे के दो पैर होते हैं ना, जो घोड़े के आगे के दो पैर होते हैं, उसमें से जो है उन्होंने क्या मेजर किया था? ब्लड प्रेशर को मेजर किया था। और ऐसे ही जो है ब्लड प्रेशर की क्या हुई थी? डिस्कवरी हुई थी। तो ब्लड प्रेशर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर स्टीफन हेल्स इन द फोरलिम्स ऑफ हॉर्स। अब हम बात करते हैं पल्स प्रेशर और पल्स रेट की। देखो अब हम देखते हैं पल्स प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो पल्स क्या होती है? सबसे पहले तो पल्स रिप्रेजेंट्स हार्ट बीट, सो पल्स रेट इज जस्ट इक्वल टू हार्ट बीट रेट। जब आप कभी डॉक्टर के पास गए हो, ठीक है, तो डॉक्टर क्या मेजर करता है? पल्स मेजर करता है, ठीक है। यहाँ से जो है पल्स मेजर करता है ना, तो जो पल्स होती है वो हमारी हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो जो पल्स रेट होता है मतलब जिस रेट से पल्स चल रही होती है, ठीक है, वो रेट जो है वो किसके इक्वल होता है? हार्ट बीट रेट के इक्वल होता है। तो पल्स रिप्रेजेंट्स हार्ट बीट, सो पल्स रेट इज जस्ट इक्वल टू द हार्ट बीट रेट। पल्स प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? पल्स प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड विच इज फ्लोइंग इन द रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी हमारी रिस्ट में प्रेजेंट होती है, ये जो रिस्ट होती है हमारी, ठीक है, इधर रेडियल आर्टरी प्रेजेंट होती है। और आपने कभी नोटिस किया हो तो डॉक्टर जो है इधर से ही पल्स को मेजर करते हैं ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी रेडियल आर्टरी प्रेजेंट होती है और वहीं से जो है पल्स को मेजर किया जाता है। पल्स प्रेशर को जो है वो मेजर किया जाता है। तो पल्स प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड फ्लोइंग इन द रेडियल आर्टरी इन द रिस्ट। इसलिए जो है हम यहाँ से जो है रेडियल आर्टरी से जो है क्या मेजर करते हैं? पल्स प्रेशर को मेजर करते हैं। अब हम देखते हैं कि पल्स प्रेशर की जो है वैल्यू क्या रहती है, पल्स रेट की जो है वैल्यू। देखो अब हम पल्स प्रेशर को जो है कैसे मेजर करते हैं। तो पल्स प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है? एसबीपी माइनस डीबीपी के इक्वल होता है। मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? हमारा पल्स प्रेशर आ जाएगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना रहता है? 120 mm/Hg। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कितना रहता है? 80 mm/Hg। और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा फिर? 40 mm/Hg। तो मतलब पल्स प्रेशर जो है वो किसके इक्वल था? हार्ट बीट रेट के इक्वल था। या पल्स रेट जो था वो किसके इक्वल था? हार्ट बीट रेट के इक्वल ही था ना। और हम अभी हमने ब्लड प्रेशर जो निकाला था वो कितना आया था अपना? 40 mm/Hg आया था ना, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो रहता है। तो अपना जो पल्स प्रेशर आएगा वो भी कितना ही आएगा? 40 mm/Hg ही आएगा। तो पल्स प्रेशर या पल्स रेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी? 40 mm/Hg हो जाएगी। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में। अब देखो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी के बारे में। आपने कभी सुना होगा, जैसे आपके कभी फैमिली मेंबर्स वगैरह में या आपने किसी रिलेटिव के या किसी टीवी में ही अगर आपने कभी देखा हो तो ऐसा सुना होगा कि हम ईसीजी करवा के आए हैं या ईसीजी करवाने जा रहे हैं। तो वो ईसीजी होता क्या है? ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होती है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस हमारे हार्ट में होते हैं ना, यानी कि जो सिस्टोल और डायस्टोल जो रेगुलरली हार्ट में हो रहा होता है, मतलब ब्लड आ रहा होता है फिर जा रहा होता है, ठीक है, मतलब एट्रिया रिलैक्स करता है फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वेंट्रिकल जो है वो क्या करता है? रिलैक्स करता है, उसमें ब्लड आता है, डायस्टोल होता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि सिस्टोल। तो ये जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस हो रहे हैं जो कि किसकी वजह से हो रहे हैं? एसए नोड की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कर रहा है किसके अंदर? हार्ट के अंदर, ताकि ब्लड फ्लो जो है वो हो सके, ठीक है। एट्रिया से निकल के ब्लड जो है वो किस में जा सके? वेंट्रिकल में जा सके, फिर वेंट्रिकल से जो है वो पल्मोनरी आर्टरी या लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है एओर्टा में जा सके। तो ये जो चेंजेस हैं इसको एक ग्राफ के रूप में जो है कि रिप्रेजेंट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? मतलब ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल चेंजेस दैट अकर इन द वॉल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। वन हार्ट बीट जो है वो किससे? एक हार्ट बीट किससे मिलकर बनी होती है? एक सिस्टोल और एक डायस्टोल से मिलकर बनी होती है।
तो उस टाइम जो है जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, मतलब जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन जो हार्ट में हो रही होती है, उसको एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करने को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो डिवाइस होती है जिसमें हमको दिखता है कि मतलब वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हमको दिखती है। आपने कभी मूवीज वगैरह में देखा हो, जैसे एक वो वेंटिलेटर लगा होता है ना, वेंटिलेटर में हमको क्या दिख रहा होता है, जो ऐसे वो ग्राफ नहीं दिख रहा होता, एक लाइन ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर वो ऐसे बहुत सारी बन जाती है, फिर वापस ऊपर नीचे ऐसे जा रही होती है, वही वही क्या होती है, अपनी ईसीजी होती है। ठीक है, अब हम उस ग्राफ की स्टडी करते हैं। वो ग्राफ किस टाइप का होता है, उस ग्राफ में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनका क्या नाम। तो देखो, कभी मूवीज वगैरह में आपने इस टाइप का ग्राफ देखा है, ऐसे वेव जा रही होती है, फिर ये ऊपर जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर सीधी हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो वो लाइन कैसे हो जाती है, सीधी हो जाती है। तो देखो, इन वेव्स का जो है मतलब क्या होता है, जैसे ये वेव पी है, ठीक है, ये वेव कौन सी अपनी पी है, तो वेव पी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, डीपोलराइजेशन या एट्रियल सिस्टोल रिप्रेजेंट करती है। मतलब एट्रिया जो है यानी कि एट्रियम जो है वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और ब्लड जो है वो किस में जा रहा है, वेंट्रिकल में जा रहा है। ठीक है, वेव जो क्यू आर और एस है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो भी डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करती है, लेकिन किसकी, वेंट्रिकल की। मतलब अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और ब्लड किस में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में, या किस में जा रहा है, एओर्टा में जा रहा है। ठीक है, तो वेव क्यू आर एस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल रिप्रेजेंट कर रही है। वेव टी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रीपोलराइजेशन, यानी कि डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिप्रेजेंट करती है। मतलब वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स कर रहा है, मतलब कि उसके अंदर जो है वो ब्लड से भर रहा है, ब्लड उसके अंदर जो है आ रहा है, तो मतलब वो क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, या वेंट्रिकुलर क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है। ठीक है, तो वेव टी क्या रिप्रेजेंट करेगी, रीपोलराइजेशन या डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल रिप्रेजेंट करेगी। कभी कभार क्वेश्चन कैसे आ जाता है इस ग्राफ के ऊपर कि जैसे ये पी क्यू आर एस की पोजीशन के बारे में ही पूछ लेते हैं। जैसे ये क्यू आर एस वाली जो है इस पे ज़्यादा आता है, जैसे आर की पोजीशन कभी वो लोग यहाँ कर देंगे, कभी यहाँ कर देंगे, तो आपको सही ऑप्शन कौन सा चुनना होगा, जिसमें आर की पोजीशन जो है ऊपर दे रखी हो, क्यू इधर दे रखा हो, एस इधर दे रखा हो। ठीक है, और पी और टी पे भी पूछने जाता है कि इधर पी कर देंगे, ठीक है, और इधर टी लिख देंगे, तो उससे जो है आंसर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो इस सबसे पहले कौन सी वेव आती है, पी वेव आती है, फिर कौन सी आती है, क्यू आर एस, इसको ऐसे याद करो, पी, फिर क्यू आती है नीचे, फिर ऊपर आर जाती है, फिर नीचे एस आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी कौन सी आती है, टी वेव आती है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट था, अपना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब हम इसके आगे और पढ़ते हैं। देखो, अब ईसीजी मशीन जो है उसको हम कैसे जो है वो कैसे मतलब इवेल्युएट करती है हार्ट के फंक्शंस को, वो देखते हैं। तो ईसीजी मशीन के पास ना 3 लीड्स होती हैं, ठीक है, उसमें से क्या होता है, 2 लीड्स तो हम अटैच करते हैं ईच रिस्ट के, मतलब जो दोनों हमारी रिस्ट होती है वहाँ 2 लीड्स लग जाती है, और एक लीड लगती है जो लेफ्ट एंकल होता है ना उधर। ठीक है, और अगर हमें और भी ज़्यादा इवेल्युएशन करनी है हार्ट के फंक्शंस की, हार्ट की फिजियोलॉजी की, तो हम जो है मल्टीपल बटन लाइक स्ट्रक्चर्स भी अटैच कर देते हैं जो चेस्ट रीजन होता है वहाँ पर। ठीक है, ईसीजी जो है वो किसके लिए हेल्पफुल होती है, क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, फॉर द कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। अगर कोई हमें हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज़ है या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसे डॉक्टर जो है जिसको डिटेक्ट करेंगे और जिसका जो है क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, तो उसके लिए जो ईसीजी है वो मतलब इम्पॉर्टेंट होती है। तो ईसीजी इज हेल्पफुल इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जो हमारा ईसीजी वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, कौन सी टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स जो हैं वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, कौन से पार्ट ऑफ बॉडी में कौन सी ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, उसका क्या नाम होता है, अब वो डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं ब्लड वेसल्स क्या होती है। ब्लड वेसल्स क्या होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसके थ्रू जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर थ्रू विच द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 लेयर्स से मिलकर बनी होती हैं। उन लेयर्स का क्या क्या नाम होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना लेयर होती है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल, बाहर की तरफ। ठीक है, फिर होती है ट्यूनिका मीडिया। जो ट्यूनिका मीडिया है वो मिडल लेयर होती है, ठीक है, मीडिया से आप इसका जो है आइडिया लगा सकते हो। ट्यूनिका इंटरना जो है वो बिल्कुल इनर वाली लेयर होती है, ठीक है, इंटरना मतलब इंटरनल लेयर होती है। तो ट्यूनिका इंटरना जो है वो हमारी क्या होगी, इंटरनल लेयर होगी। जो ट्यूनिका एक्सटर्नल
एक्सटर्ना है वो किससे बनी होती है, वो कोलेजन फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर जो है वो बनी होती है। जो ट्यूनिका मीडिया है वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं, वो सॉरी सर्कुलर मसल से मिलकर जो है बनी होती है। जो सर्कुलर मसल्स होती है उससे मिलकर क्या बनी होती है हमारी ट्यूनिका मीडिया। और जो ट्यूनिका इंटरना है वो किसकी लेयर होती है, वो लेयर होती है स्क्वेमस एपिथेलियम की सिंगल लेयर होती है, ठीक है। और उसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम भी बोल देते हैं। तो ट्यूनिका इंटरना इट इज मेड अप ऑफ अ लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम विच इज कॉमनली नोन एज एंडोथेलियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स कौन सी टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप की होती है वैसे तो, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। कैपिलरीज मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी जो है, जो हम सबसे पहली वाली वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ा सा मैंने आपको कैपिलरी के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब मैं कैपिलरी को जो है और मतलब डिटेल में जो है एक्सप्लेन करूँगी। देखो अब सबसे पहले जो अपने पास ब्लड वेसल होती है वो होती है आर्टरी, ठीक है। तब हम पढ़ेंगे आर्टरी के बारे में। आर्टरी जो है वो किस टाइप की ब्लड वेसल होती है। आर्टरी एक ऐसी ब्लड वेसल होती है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को अवे फ्रॉम दी हार्ट, मतलब हार्ट से जो ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है, ठीक है, मतलब हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसे आर्टरी जो है डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाती है। डिफरेंट आर्टरीज निकलती है किससे, एओर्टा से। एओर्टा हमारी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ठीक है। उससे जो है आगे ब्रांचिंग होती है जिससे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जो है अलग अलग आर्टरीज जाती हैं, ठीक है। हर एक बॉडी ऑर्गन में अलग आर्टरी जाती है और उसका जो है अलग नाम होता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, आर्टरीज आर टाइप ऑफ ब्लड वेसल दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। और वो ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन डीप ऑफ स्किन। जो आर्टरीज होती है वो हमारी स्किन में बहुत डीपली प्रेजेंट होती है, ठीक है। सुपरफिशियली हमको नहीं दिखती आर्टरीज, बहुत ज़्यादा डीप में प्रेजेंट होती है। लेकिन इसमें जो है एक्सेप्शन है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारा लेफ्ट आर्म होता है यहाँ पे हमारी ब्रैकियल आर्टरी प्रेजेंट होती है जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। और जो रिस्ट होती है यहाँ पे हमारी रेडियल आर्टरी प्रेजेंट होती है जिससे हम पल्स प्रेशर या पल्स रेट को मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों आर्टरीज है ना ये सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है, ये इनर या डीप में लाई नहीं करती स्किन के। तो ये क्या हो गया, हमारा एक एक्सेप्शन हो गया। अब जैसे ब्लड फ्लोज विद हाई प्रेशर, हाँ, जो ब्लड होता है आर्टरीज के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से फ्लो करता है, मतलब जो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो बहुत ज़्यादा ही प्रेशर के साथ जो है फ्लो करेगा। तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ब्लड का, तो कोई चांस नहीं होता कि जो ब्लड है वो क्या कर जाए, बैक फ्लो कर जाए। मतलब ऐसा कोई चांस नहीं होगा कि जो ब्लड है वो जैसे एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, सॉरी जैसे वेंट्रिकल से जो है अपने पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जा रहा है, तो ऐसा चांस नहीं होगा कि पल्मोनरी आर्टरी से जो है वेंट्रिकल में जो है ब्लड वापस आ जाएगा। मतलब जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ फ्लो करेगा ना, तो वॉल्स जो है वो क्या रहेंगी, आर्टरीज में एब्सेंट रहेंगी। सो ल्यूमेन जो होता है इसका वो कैसा होता है, नैरो होता है। और वॉल्स जो होती है वो कैसी होती है, एब्सेंट होती है। ल्यूमेन का मतलब होगा कैविटी, जो जैसे मान लो ये हमारी क्या है, एक आर्टरी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक आर्टरी है। तो जो इसका ल्यूमेन होगा ना, ल्यूमेन का मतलब होगा कैविटी। जो आर्टरी की कैविटी होगी ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है नैरोवर होगी। इसको और भी अगर मैं छोटा कर दूँ तो देखो, जैसे देखो अगर मैं इसको और भी छोटा कर दूँ इसके ल्यूमेन को, तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना नैरो होएगी आर्टरी, जो होएगी, जो आर्टरी का ल्यूमेन होएगा वो बहुत ज़्यादा नैरो होएगा। और इसी की वजह से जो है इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, ऑल द 3 लेयर्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ आर्टरीज। जो हमने 3 लेयर्स अभी पढ़ी है, कौन सी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। ये तीनों लेयर्स जो है ये प्रेजेंट होती है किसमें, ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज में या आर्टरियल वॉल में जो है प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं वेन्स की। अब देखो हम देखते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनमें किस टाइप की आर्टरीज जो है प्रेजेंट होती है, कौन सी आर्टरी जो है वो ब्लड को लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है लेके आती है इनके अंदर। जैसे लंग्स है, इनमें पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स तक, ठीक है, ताकि ऑक्सीजनेशन हो जाए। और फिर पल्मोनरी वेन जो है वो लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती है। तो सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वरना आर्टरी जो है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो भी अवे फ्रॉम दी हार्ट, ठीक है, वो भी अवे फ्रॉम दी हार्ट। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा एक एक्सेप्शन हो जाएगा।
ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या हो जाएगा, एक एक्सेप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स तक, जबकि जितनी भी आर्टरीज है वो सभी की सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक। वॉल ऑफ हार्ट में, मतलब हार्ट की जो वॉल होती है उसमें कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है, डायफ्राम में फ्रेनिक आर्टरी, चेस्ट में सबक्लेवियन, आर्म में ब्रैकियल आर्टरी, रिस्ट में रेडियल आर्टरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। लिवर में जो है हमारी हिपैटिक आर्टरी प्रेजेंट होती है, किडनी में रीनल आर्टरी, नेक और हेड में कौन सी आर्टरी प्रेजेंट होती है, कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट होती है। और लोअर लिम्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो हमारे लेग्स होते हैं वहाँ पे जो है अपनी फीमोरल आर्टरी प्रेजेंट होती है, वहाँ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है, फीमोरल आर्टरी लेके जाती है। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी कौन सी होती है, अपनी एओर्टा होती है। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, तो वो कौन सी हो जाएगी, अपनी एओर्टा हो जाएगी, ठीक है। तो इनको ना सिंपली ना आपको याद ही करना पड़ेगा। और जैसे वॉल ऑफ हार्ट है तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हो, कोरोनरी आर्टरी। तो एक दो बार इसको अगर ऐसे ही रीड कर लोगे ना तो ये वैसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेम द आर्टरी प्रेजेंट इन द आर्म, ठीक है। ये डायफ्राम वाले पे भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सी आर्टरी प्रेजेंट होती है, फ्रेनिक आर्टरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इनको तो है ना लर्न नहीं करना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे वेन्स के बारे में। तो देखो अब हम देखते हैं वेन्स के बारे में। वेन्स जो है ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो कि कैरी करती है ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करती है और उसको कहाँ पे डाल देती है, राइट एट्रियम में डाल देती है हार्ट के, ठीक है। एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी वेन होती है वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वो जो है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और उसको किस में पोर करती है, लेफ्ट एट्रियम में पोर करती है। तो ज़्यादातर वेन्स, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आती है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लेके आती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, अपना एक एक्सेप्शन हो जाता है। ये सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है, जैसे आर्टरीज जो है वो मतलब डीप में प्रेजेंट होती है स्किन के, लेकिन जो वेन्स होती है वो सुपरफिशियली प्रेजेंट होती हैं। वॉल्स जो होती हैं इनमें प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनमें जो ब्लड होता है, जो वेन्स में ब्लड होता है वो बहुत ही लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है, तो वॉल्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है। अगर वॉल्स नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड जो है वो पीछे चल जाएगा, मतलब ब्लड का क्या हो जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वॉल्स जो होती है इसके ल्यूमेन में प्रेजेंट होती है। इसका ल्यूमेन जो होता है वो आर्टरी से जो है क्या होता है, वाइडर होता है, मतलब लार्ज ल्यूमेन होता है, ठीक है। जैसे अपनी वेन होगी तो इसका ल्यूमेन जो है ना काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है। इसका ल्यूमेन जो है ना काफ़ी कैसा होगा, बड़ा होगा, और इसकी वजह से इसमें जो प्रेशर है, इसमें जो ब्लड है वो बहुत ही लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है। इसमें सारी की सारी तीनों लेयर्स जो है प्रेजेंट होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना जो है किस में प्रेजेंट होती है, वेन में प्रेजेंट होती है। लेकिन जो ट्यूनिका मीडिया होती है, जो मिडल लेयर होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, ठीक है। बट ट्यूनिका मीडिया इज थिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी वेन जो है कौन से बॉडी ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, मतलब डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में किस टाइप की वेन प्रेजेंट होती है, उनके क्या नाम होते हैं। देखो कौन से ऑर्गन्स में कौन सी टाइप की जो है वेन प्रेजेंट होती है। जैसे नेक है, नेक में जो है अपनी जुगुलर वेन प्रेजेंट होती है। हार्ट है, इसमें कोरोनरी वेन। डायफ्राम है, इसमें फ्रेनिक वेन। लिवर है, इसमें हिपैटिक वेन प्रेजेंट होती है। किडनी है, इसमें रीनल वेन प्रेजेंट होती है। लंग्स है, इसमें पल्मोनरी वेन प्रेजेंट होती है, जो कि क्या है, हमारा एक एक्सेप्शन है। लोअर लिम्स में जो है शियाटिक वेन प्रेजेंट होती है। अब ना कभी कभार क्वेश्चंस जो है सीधे सीधे नहीं आते कि मतलब बताओ कि नेक में जो है कौन सी वेन प्रेजेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वेन प्रेजेंट है, जुगुलर वेन प्रेजेंट है। लेकिन दूसरे ऑप्शन में क्या लिख रखा होगा कि कैरोटिड लिख देंगे, जबकि वो तो अपनी कौन सी होती है, आर्टरी होती है ना, जो कि नेक में प्रेजेंट होती है, कैरोटिड आर्टरी। हार्ट में तो कोरोनरी होगी, कोरोनरी वेन, कोरोनरी आर्टरी, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। डायफ्राम में भी सेम होगी, फ्रेनिक आर्टरी होती है, फ्रेनिक वेन होती है। लिवर में भी सेम, किडनी में भी सेम, ठीक है। लंग्स में भी उसमें पल्मोनरी आर्टरी, इसमें पल्मोनरी वेन आ जाएगा। लोअर लिम्स की बात करें तो उसमें लोअर लिम्स में जो है अपने फीमोरल आर्टरी प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें जो है अपनी शियाटिक वेन प्रेजेंट होती है। कौन सी वेन प्रेजेंट होती है, शियाटिक वेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैपिलरीज की। तो देखो हम बात करते हैं कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरीज क्या होती है, थिन और फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जो कि आर्टरी के सक्सेसिव ब्रांचिंग से जो है बनती है, ठीक है। कैपिलरीज
में क्या होता है, केमिकल एक्सचेंज होता है किसके बीच में, ब्लड और टिश्यूज़ या ईसीएफ के, मतलब ब्लड और टिश्यू या ब्लड और ईसीएफ के बीच में केमिकल एक्सचेंज होगा ना, जैसे ऑक्सीजन CO2 का, तो वहाँ से क्या होगा, केमिकल एक्सचेंज होएगा। जैसे ये आर्टरी है, ये किस में डिवाइड करी, आर्ट्रियोल में, फिर आर्ट्रियोल्स की सक्सेसिव ब्रांचिंग से क्या बनी, कैपिलरीज बनी। फिर कैपिलरीज जो है वो क्या कर गई, यूनाइट कर गई, तो उन्होंने क्या बना लिया, वेन्यूल बना लिया। फिर वेन्यूल जो है वो यूनाइट करके क्या बना लेंगे, वेन बना लेंगे। ठीक है, अगर कैपिलरीज जो है वो यूनाइट करके वेन्यूल बना लेती है, तो वेन्यूल जो है उसका जो आप ल्यूमेन देख रहे हो वो कैसा होगा, अपना वाइडर होता है, और जो आर्टरी का ल्यूमेन जो होता है वो कैसा होता है, नैरोअर होता है। इसकी वजह से आर्टरी में जो है ब्लड हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, और वेन्यूल में या वेन्स में जो है ब्लड लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है। तो अगर कैपिलरीज जो है वो रीयूनाइट करके, वैसे तो क्या बनाती है, वेन या वेन्यूल बनाती है, लेकिन वो रीयूनाइट करके वेन और वेन्यूल बनाने के बजाय वो आर्टरी या आर्ट्रियोल ही बना लें। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रीटिया मिराबिलिस बोलते हैं। If capillaries reunite and form artery or arteriole instead of forming vein or venule, then it is termed as retia mirabilis। इस पे भी जो है क्वेश्चन आता है। अब हम देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक। अब हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। वैसे मैंने इसको आपको जो है एक ऐसे ही फ्लो में जो है बता दिया था कि डबल सर्कुलेशन जो है एग्जैक्टली कैसे होता है, लेकिन अब हम इसको जो है अच्छे से कवर करेंगे। तो आप ध्यान से सुनना कि मतलब डबल सर्कुलेशन जो है किस टाइप से होता है एग्जैक्टली। डबल सर्कुलेशन जो है मतलब जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में से 2 बार फ्लो करता है। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन ना 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, फिर दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, जब ब्लड जो है, ठीक है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से, जो कि सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा यानी कि प्री कैवल और पोस्ट कैवल जो है राइट एट्रियम में डाल देती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, फिर राइट एट्रियम से ब्लड जो है किस पे जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, और वहाँ पे कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है, ट्राइकोस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है, जो कि बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है। किसके बैकफ्लो को, ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द एट्रिया, ताकि वेंट्रिकल से एट्रियम में जो है वापस ना आ जाए ब्लड। इसको जो है ट्राइकोस्पिड वॉल्व प्रिवेंट करता है। अब वेंट्रिकल के अंदर क्या आ गया, ब्लड आ गया। अब ब्लड को जो है किस में जाना है, पल्मोनरी आर्टरी में जाना है। ठीक है, अब ब्लड किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी के बेस पे कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है, पल्मोनरी सेमिलुलर वॉल्व प्रेजेंट होती है, जो कि बैकफ्लो को प्रिवेंट करती है, ताकि ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में से जो है किस में ना चल जाए, वापस राइट वेंट्रिकल में ना चल जाए। ठीक है, उसको प्रिवेंट करती है। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी से जो है ब्लड किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा, ताकि उसकी क्या हो सके, ऑक्सीजनेशन हो सके। पल्मोनरी आर्टरी अपनी एक्सेप्शन है, जो कि एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स तक, ताकि क्या हो सके, ऑक्सीजनेशन हो सके। लेकिन बाकी जितनी भी आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है बाकी डिफरेंट ऑर्गन्स तक। ठीक है, अब लंग्स में जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया। अब वहाँ पे जो ऑक्सीजनेशन होगी, ठीक है, एक्सचेंज से जो है जब ब्रीदिंग होगी तब एक्सचेंज होगा CO2 और O2 का, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ जाएगा। मम्मा इसकी, तो देखो लंग्स में जो है अपना ऑक्सीजनेशन होएगा। फिर ऑक्सीजनेशन होने के बाद, ब्लड की ऑक्सीजनेशन होने के बाद जो पल्मोनरी वेन है, ठीक है, पल्मोनरी वेन जो है वो भी हमारी क्या होगी, एक एक्सेप्शन होगी, क्योंकि जितनी भी वेन्स होती हैं वो सभी की सभी जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को जो है राइट एट्रियम में पोर करती है हार्ट के। लेकिन सिर्फ पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन है जो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में हार्ट के पोर कर देती है। तो लंग्स से जो है पल्मोनरी वेन जो है क्या लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, और उसको किस में पोर कर देगी, लेफ्ट एट्रियम में पोर कर देगी। तो लेफ्ट एट्रियम में अपना कौन सा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। तो लेफ्ट एट्रियम तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ तक जो है अपना कौन सा सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। मतलब राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम तक जो ब्लड है अपना किस टाइप से पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। ठीक है, दूसरा होता है अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो कि मतलब मेजर सर्कुलेशन होता है, या मेन सर्कुलेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, अब जैसे लेफ्ट एट्रियम में जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, लेफ्ट एट्रियम से जो है ब्लड किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, और जो अपना
लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जहाँ से डिवाइड होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोल देते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या हमारी कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है, बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है, जिसमें 2 मस्कुलर फ्लैप्स या कस्प्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो है जब यहाँ से ब्लड जाएगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम से, तो वो जो वॉल्व है वो क्या प्रिवेंट करेगी, बैक फ्लो प्रिवेंट करेगी ब्लड का, वेंट्रिकल से एट्रियम में जो ब्लड है वो वापस ना आ जाए उसे वो प्रिवेंट करेगी। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ब्लड किस में जाएगा, एओर्टा में जाएगा, ठीक है, एओर्टा में जाएगा। एओर्टा के बेस पे कौन सी वॉल्व प्रेजेंट है, एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व प्रेजेंट है, जो कि ब्लड बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करेगी फ्रॉम द एओर्टा टू द वेंट्रिकल, ताकि एओर्टा से वेंट्रिकल में ब्लड वापस ना आ जाए, इसलिए एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व जो है इस चीज़ को प्रिवेंट करेगी, ठीक है। अब एओर्टा में जो है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। अब एओर्टा से जो है डिफरेंट ब्रांचेस निकलेगी आर्टरीज की, जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। कौन सी आर्टरीज जो है कौन से ऑर्गन्स में जाती है, उन सब के नाम भी मैंने आपको याद कराए। तो एओर्टा जो है उसमें क्या होगी, सक्सेसिव ब्रांचिंग होगी, आर्ट्रियोल बनेंगे, ठीक है, आर्ट्रियोल डिफरेंट आर्टरीज बनेंगी। तो और वो आर्टरीज जो है अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में जाके जो है क्या सप्लाई करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। अब जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है वो सभी के सभी रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है, CO2 रेस्पिरेशन करेंगे, तो ब्लड जो है वापस से कैसा हो जाएगा, अपना डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन तो यूज हो गई, और अब CO2 जो बॉडी ऑर्गन्स बनाएंगे, रेस्पिरेशन का जो बाय प्रोडक्ट अपना क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। CO2 जो बनाएंगे वो वापस से जो है जो हमारी वेन्स होंगी, ठीक है। अब वेन्स जो है वो क्या करेंगी, इस CO2 रिच ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो किस में पोर कर देंगी, अपने राइट एट्रियम में पोर कर देगी हार्ट के, मतलब वापस से वो साइकिल जो है शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन कहेंगे। अब जो वेन्स, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो है डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आएगी और हार्ट के राइट एट्रियम में पोर करेगी, उन वेन्स को या उस वेना कैवा को हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है, या प्री कैवल, ठीक है। और जो लोअर पार्ट है जो बॉडी का, लेग्स हो गया, ठीक है, और जो बटक पोर्शन हो गया, यहाँ से जो ब्लड है, यहाँ से जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो वेन्स लेके आएंगी या जो वेना कैवा लेके आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इंफीरियर वेना कैवा या पोस्ट कैवल बोलेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ डिजीजेस, ठीक है, जो मतलब हार्ट से रिलेटेड जो अलग अलग डिजीजेस होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा एक टॉपिक और रह जाएगा और फिर आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इस वीडियो में जो है आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट रह गया था डिजीजेस को पढ़ने से पहले, हम ये देखेंगे कि जो इंफीरियर वेना कैवा होती है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वेन होती है, ठीक है, सबसे बड़ी वेन होती है। क्यों बड़ी वेन होती है, क्योंकि ये जो है लोअर पार्ट जो है हमारी बॉडी का, वहाँ से डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लेकर आ रही है। तो आप सोच के देखो आपके लेग्स से फिर आपके अपर पोर्शन तक जो है, मतलब हार्ट तक फिर ये जो है वेन आएगी, तो कितनी जो है लंबी होगी, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वेन होती है। लेकिन अगर हम सुपीरियर वेना कैवा की बात करें तो ये तो सिर्फ हेड से लेके आ रही है, ठीक है, हेड और नेक रीजन से लेके आ रही है, जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, या आर्म्स से लेके आ रही है। लेकिन जो इंफीरियर वेना कैवा ये बिल्कुल नीचे से लेके आ रही है ब्लड और ऊपर हार्ट तक। लेकिन हेड और अगर हम हार्ट का डिस्टेंस देखें तो वो तो लेस ही होगा ना, तो वो हमारी स्मॉल वेन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो है इस पे आता है कि इंफीरियर वेना कैवा जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा जो है लार्जेस्ट वेन होती है। अब हम पढ़ते हैं जो डिसऑर्डर्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, उनके। तो अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहले है CAD मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो कौन सी होती है, मतलब उस डिजीज का जो एग्जैक्ट नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या नाम होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये जो है सबसे ज़्यादा कॉमन कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, जो हमारे वॉल ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, जो हमारे वॉल ऑफ हार्ट में जो आर्टरी प्रेजेंट होती है उसका क्या नाम होता है, कोरोनरी आर्टरी। वेन कौन सी होती है, कोरोनरी वेन। तो जो कोरोनरी आर्टरी है ना, उसकी जो सप्लाई है, ठीक है, वो जो ब्लड सप्लाई करती है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इन दिस सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल ऑफ वॉल ऑफ द हार्ट इज इफेक्टेड ड्यू टू कैल्शियम फाइब्रस टिश्यूज, फैट या कोलेस्ट्रॉल। जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी वॉल पे जो है फैट, कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम फाइब्रस टिश्यू की जो है डिपोजिशन हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
तो किसकी डिपोजिशन हो जाती है? कैल्शियम फाइब्रस टिश्यू, फैट या कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाती है जो कॉर्नरी आर्टरी होती है उसकी वॉल पे। तो जब वो डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेक बोलते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो है ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता कॉर्नरी आर्टरी में से, तो जो है एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की जो है हमको डिजीज हो जाती है। तो अब दूसरी डिजीज़ कौन सी अपनी? एंगिना पेक्टोरिस, इसको हम इस्कीमिया या इस्कीमिया भी बोलते हैं। इस डिजीज़ में क्या होता है? एक्यूट पेन उठता है आपकी जो लेफ्ट चेस्ट होती है उसमें। वो किस वजह से होता है? क्योंकि आपकी जो वॉल है हार्ट की, ठीक है, या जो हार्ट वॉल्स है उनमें ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच नहीं पा रहा है, मतलब डेफिशिएंसी है किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कम हो चुका है। इस केस में क्या होता है? अनकम्फर्टेबिलिटी और स्वेटिंग भी जो है ऑब्जर्व होती है ज़्यादातर केसेस में। तो इस डिजीज़ का क्या नाम होगा? एंगिना पेक्टोरिस, इस्कीमिया भी बोल देते हैं कभी कभार, या इस्कीमिया भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एक्यूट पेन होता है लेफ्ट चेस्ट में ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द वॉल ऑफ द हार्ट। इसमें स्वेटिंग और अनकम्फर्टेबिलिटी जो है वो भी ऑब्जर्व होती है। थर्ड डिजीज आती है अपनी हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या होता है? जब हार्ट जो है वो अनेबल हो जाता है सफिशेंट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करने में। हम किस चीज़ को बोलते हैं कि वो फेल होगी? वो हम उसको बोलेंगे कि जो वो चीज़ जो है हम मतलब अपना उस चीज़ में पूरा 100% नहीं दे पाए तो वो क्या हो चुकी है? फेल हो चुकी है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वैसे ही हार्ट के केस में होगा, जब हार्ट जो है वो सफिशेंट अमाउंट में ब्लड जो है पंप नहीं कर पाएगा, ठीक है, जितना उसको करना है उतना वो पंप नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा? हार्ट फेलियर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गन्स को जो है उतना अमाउंट में फिर हार्ट नहीं पहुँच पाएगा जितने में उन्हें पहुंचना चाहिए। When the heart is unable to pump sufficient amount of blood, then it is termed as heart failure. कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट में क्या हो जाएगा? अपना जो हार्ट बीट है वो एकदम से रुक जाएगी, हार्ट स्टॉप्स सडनली बीटिंग, ठीक है। फिर आता है अपना लास्ट जो डिसऑर्डर है सर्कुलेटरी सिस्टम का, कौन सा? अपना हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है? वॉल या हार्ट मसल्स जो है वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से या न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से। जो है वॉल ऑफ हार्ट जो है या जो हार्ट मसल्स है वो क्या हो जाती है? हमारी डैमेज हो जाती है ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ठीक है। अब आता है अपना लास्ट टॉपिक जो कि कौन सा है? अपना ब्लड क्लॉटिंग। तो अब हम पढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? यह सबसे मेजर रोल ब्लड क्लॉटिंग में कौन प्ले करता है? थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स प्ले करती हैं, ठीक है। जब भी आपने कभी देखा हो कि आपको अगर छोटी सी कोई चोट लग जाती है तो 3 to 6 मिनट्स के अंदर अंदर जो वो ब्लड है वो स्टॉप हो जाता है उस इंजर्ड पार्ट से आना। तो वो किस वजह से होता है? वो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से होता है। अब उस पूरे प्रोसेस को हम देखेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो किस टाइप से होता है। जैसे मान लो किसी जगह पे जो है आपको स्किन पे जो है कोई क्या लगी है? इंजरी हुई है, तो वहाँ से जो टिश्यूज़ है वो भी क्या होंगे? इंजर्ड होंगे। तो इंजर्ड टिश्यूज़ और जो प्लेटलेट्स या क्या है अपनी थ्रोम्बोसाइट्स है वो क्या रिलीज़ करती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक केमिकल रिलीज़ करती है। प्लेटलेट्स भी थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करेंगे उसी टाइम पे जब इंजरी होगी, ठीक है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है इंजर्ड टिश्यूज़ भी रिलीज़ करेंगे और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स भी रिलीज़ करेंगे। फिर क्या होगा? Ca2 पॉजिटिव, ठीक है, Ca2 पॉजिटिव और एक प्रोटीन की प्रेजेंस में जो है अपना क्या बनेगा? थ्रोम्बिन केस का नाम का क्या बनेगा? एक केमिकल बनेगा। क्या बनेगा? थ्रोम्बिन केस बनेगा। थ्रोम्बिन केस क्या करेगा? सबसे पहले इनएक्टिवेट करेगा किसको? हेपेरिन को। हेपेरिन क्या है? एक एंटीकोएगुलेंट एजेंट है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकेगा। लेकिन हमें ब्लड क्लॉट जो है वो करवाना है तो उससे जो हेपेरिन जो है उसे हमें क्या करना पड़ेगा? इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, ताकि ये जो ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में जो है क्या ना करे? डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो ये इसको जो है हमें क्या करना पड़ेगा? इनएक्टिवेट करना पड़ेगा। फिर थ्रोम्बिन केस क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, ठीक है। थ्रोम्बिन केस क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। और इस प्रोसेस के दौरान जो है विटामिन के जो होएगा अपने लिए जो क्या होएगा? एसेंशियल होएगा। विटामिन के इज एसेंशियल बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। अगर विटामिन के नहीं है या विटामिन के प्रेजेंट नहीं है तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बन पाएगा और फिर उससे जो है ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में जो है बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगी। तो थ्रोम्बिन केस जो है इनएक्टिवेट करेगा हेपेरिन को, जो कि क्या है? एंटीकोएगुलेंट एजेंट है, कोएगुलेशन होने नहीं देगा ब्लड की, ठीक है। तो इसे हमें इनएक्टिवेट करना पड़ेगा। और थ्रोम्बिन केस जो है फिर क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को या कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। और इस प्रोसेस में जो है हमारे विटामिन के एसेंशियल है क्योंकि वो प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। अब थ्रोम्बिन जो है वो क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को या कन्वर्ट करेगा सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में, ठीक है। फाइब्रिन जो है वो अपना लास्ट
प्रोडक्ट होगा। फाइब्रिन जो है वो कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। अब क्या होगा, फाइब्रिन जो है और जो फाइब्रिन के जो प्रोटीन्स हैं, ये जो फाइब्रिन प्रोटीन है ये आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज को जो है एक मैश लाइक नेटवर्क में जो है कैप्चर कर लेगा। यह एक मैश लाइक नेटवर्क या बना लेंगे जिसमें जो आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज है वो क्या हो जाएंगी, अपनी ट्रैप हो जाएंगी और ब्लड क्लॉटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस टाइप से जो है हमारा ब्लड क्लॉटिंग का जो है पूरा प्रोसेस चलेगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये अंडर 3 to 6 मिनट्स के अंदर अंदर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कितने मिनट्स के अंदर अंदर, 3 to 6 मिनट्स के अंदर अंदर जो है ब्लड क्लॉटिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट कर लिया, कौन सा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसे भी जल्दी शुरू करेंगे।